चलिए दोस्तों, आज हम जो ऑपरेशन रिसर्च का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपी के नाम से जानते हैं इसे, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज एलपी के नाम से दोस्तों हम इसे जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक है। अगर मैं आपको दिखाऊं लीनियर प्रोग्रामिंग को, तो आप एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग को याद कीजिए। अपनी इंटर में एक मार्जिनल कॉस्टिंग में टॉपिक होता था की फैक्टर कॉस्टिंग। की फैक्टर कॉस्टिंग का मतलब जहां पर हमारे पास लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड लेबर आवर्स होते थे और हम उनका बेस्ट यूज करके एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स सेट करते थे जिसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता था। उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के अंदर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ऑपरेशन रिसर्च, बाय यूजिंग स्टैटिक्स टेक्निक। कैसे, ध्यान से आपको मेरे साथ देखना है। अगर मैं आपसे बात करूं लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो इसके अंदर कुछ बातें लिखी है, देन धीरे धीरे फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका जो सॉल्यूशन होगा वो प्रॉब्लम किस टाइप की होगी उसकी बात हमें आज आपसे करनी है। तो लिखेंगे द प्रॉब्लम मे बी मैक्सिमाइजेशन, द प्रॉब्लम में भी मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन भी हो सकती है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। या फिर प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, या तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगी या फिर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगी। ये आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। जैसे आप की फैक्टर कॉस्टिंग में प्रोडक्ट मिक्स फाइंड आउट करते थे, सेम उसी तरीके से यहां पर भी ए प्रोडक्ट मिक्स जैसे एक्स और वाई की कितनी यूनिट या एक्स वाई जेड की कितनी यूनिट इज टू बी प्रिपेयर्ड for given products. प्रोडक्ट मिक्स इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गिवन प्रोडक्ट्स। जो भी गिवन प्रोडक्ट होंगे हम उनका एक प्रोडक्ट मिक्स तैयार करेंगे विद ऑब्जेक्टिव या तो मैक्सिमाइजेशन, विद ऑब्जेक्टिव या तो मिनिमाइजेशन। दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों, तो ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम दो ही तरह की होंगी, एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी और एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद जो दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स हैं वो दो हैं दोस्तों। मेथड्स फॉर सॉल्यूशन, मेथड्स फॉर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये बात निकल के आती है कि यहां पर दो मेथड होंगे। एक होगा सिंपलेक्स मेथड बोलते हैं हम इसे, क्या होता है बात करेंगे। एक होगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जनरली आपने पहले देखा होगा, सिंपलेक्स मेथड आपके लिए न्यू है। तो मैं एक बार ग्राफिकल मेथड आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, दुनिया में कोई भी ग्राफ होता है तो वो इस तरीके से होता है ग्राफ।
हर ग्राफ में हमेशा दो एक्सेस होते हैं, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। हम किसी भी ग्राफ के अंदर दो से ज़्यादा इवेंट या डाटा को एक साथ प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझे दो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, x1 x2, तो मैं उन्हें x और y एक्सेस पे प्रेजेंट करके अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर प्रोडक्ट 2 3 4 5 होंगे, अगर प्रोडक्ट जिनको हमें फाइंड आउट करना है दो से ज़्यादा होंगे, तो वहां पर ग्राफ आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ हमेशा दो ही वेरिएबल तक काम करता है। तो कहने का क्या मतलब है, सिंप्लेक्स और ग्राफिकल मेथड में दोस्तों, वो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। if there are two variables, दोस्तों वेरिएबल्स का मतलब जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे प्रोडक्ट ए और बी, दो की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है, जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। तो अगर वो दो हैं, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, then the problem can be solved। हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, चाहे ग्राफिकल मेथड का यूज करके, चाहे सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके। करेंगे कैसे, वो बात की बात है। ग्राफिकली कैन बी सोल्व, ग्राफिकली या तो ग्राफिकल के मेथड से या थ्रू सिंप्लेक्स। अगर दो वेरिएबल है तो ग्राफ वाले मेथड का भी यूज किया जा सकता है, सिंप्लेक्स का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो ग्राफिकल चाह के भी आप यूज नहीं कर पाएंगे, चाह के भी। व्हेन the number of variables are more than 2, when the number of variables are more than 2 दोस्तों, then तो ध्यान रखना वहां पर ग्राफिकल मेथड आप यूज नहीं कर पाएंगे। देन द ग्राफिकल मेथड विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है जी, विल नॉट बी यूज्ड। तो एक बात क्लियर हुई, वेरिएबल्स दो होंगे तो दोनों में से कोई भी मेथड लग जाएगा, लेकिन वेरिएबल्स दो से ज़्यादा होंगे तो सिंप्लेक्स मेथड ही है आपके पास, इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना। जो सिंप्लेक्स मेथड है और जो ग्राफिकल मेथड है, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन की। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की सबसे पहले बात करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड से, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से, देन उसके बाद मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड से। तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली बात, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखो, कोई भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो वो कैसे आपको दे रखी होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। इन एवरी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम in every maximization problem
वी हैव नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सिमम जेड से डिनोट करेंगे, और एक होगा कॉन्स्ट्रेंट दैट इज ए लिमिटेशन कॉन्स्ट्रेंट दैट इज ए कि इस ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है विद फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन। जैसे एक एग्जांपल को मैं आपके सामने शो करता हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपके पास दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, और आपको प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है 5 रुपये 4 रुपये इस तरीके से। फिर उसके बाद कहेगा कि एक्स को बनाने में लेबर आवर लगते हैं, मटेरियल या मशीन आवर्स ये भी दे देगा, भाई उसने कहा पर यूनिट ही है, 1 यूनिट पर यूनिट ही कर ले। ये मान लो 3, ये मान लो 2, ये मान लो 4, ये मान लो 6, इस तरीके से उसने ये भी दिया। इसके बाद उसने टोटल लेबर आवर्स भी दिए हमें कि टोटल लेबर आवर्स इतने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है भाई, 100 है मान लो, और टोटल मशीन आवर्स मान लो 50 हैं, ये भी उसने हमें बताया। हमें करना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई विच प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट। फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई which provide maximum profit। ये हमें एक प्रॉब्लम दे दी मैक्सिमाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में एक चीज आएगी जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूलेशन। तो फॉर्मूलेशन के अंदर हमेशा दो चीजें होंगी, एक ऑब्जेक्टिव और एक कॉन्स्ट्रेंट लिमिटेशन। तो मैक्सिमम जेड होगा ऑब्जेक्टिव, तो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो प्रोडक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, वी आर एज्यूमिंग दैट x1 and x2 number of units x1 and x2 number of units are manufactured for product x and y। इस तरीके से आप करेंगे तो फिर आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे पहले मैक्सिमम z इक्वल टू, ठीक है, x1 और x2 नंबर ऑफ यूनिट है, तो आपका प्रॉफिट कितना है 5 और 4, तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू क्या, एक लेबर आवर्स है और एक मशीन आवर्स है, ठीक है जी। सब्जेक्ट टू
लेबर आवर्स की क्या बनेगी जी? लेबर आवर्स की जो बनेगी बात वो मैं आपको बताता हूं। टोटल लेबर आवर्स मेरे पास 100 है, इससे ज़्यादा नहीं है, और x की 1 यूनिट बनाने में 3 लगता है, y की 1 यूनिट बनाने में 2 लगता है। तो हम क्या कर देंगे भाई, 3x1 प्लस 2x2, मेरे पास कितने हैं मैक्सिमम 100। तो इन यूनिट को बनाने में जितने भी लेबर आवर्स आप लगाओगे वो या तो 100 के इक्वल होंगे या उससे कम होंगे। लेस देन इक्वल टू बोलते हैं इसे, लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से मशीन आवर्स की देख लें, मशीन आवर्स का देख लें भाई आप, 4 और 6 है, 4 और 6, तो 4x1 6x2, और आपके पास जो टोटल है वो 50 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 50। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाना है। और x1 नेगेटिव नहीं हो सकती यूनिट, और x2 भी 0 या 0 से ज़्यादा होंगी, ये अपने आप आपको देख लेना है। तो ये एक फॉर्मुलेशन हो गया, मैक्सिमम जेड सब्जेक्ट टू दिस दिस दिस। अब बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए एवरी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यही होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में जितनी भी लिमिटेशन होंगी 2 3 4 लिमिटेशन जितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फाइंड आउट करने वाली चीज है ना वो वेरिएबल है x1 और x2, जो नंबर ऑफ यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक होगा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना और एक उसकी होगी लिमिटेशन, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में जितनी भी लिमिटेशन होंगी उसके अंदर जो साइन होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा, लेस देन और इक्वल टू। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, सिंपलेक्स से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर पहला मेथड मैं आपको सिंपलेक्स मेथड दिखाता हूं। देखिएगा थोड़ा सा मेथड जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा एग्जाम्पल के साथ, तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा सिंपलेक्स मेथड में हम कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे यह आपको मेरे साथ देखना है। सिंपलेक्स मेथड में सर, सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर पॉइंट नंबर 1, कोई भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी वहां पर जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट साइन ऑफ लेस देन इक्वल टू कह सकता हूं, या इन इक्वलिटीज कह सकता हूं मैं, इनइक्वलिटीज बोलो या लेस देन इक्वल टू बोलो, बात एक ही है। ठीक है जी, वी कन्वर्ट साइन ऑफ इनइक्वलिटीज जो कि हमारा लेस देन इक्वल टू है इनटू इक्वलिटी, हम उसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल क्या देखते हैं, स्लैक वेरिएबल होगा S1 S2 S3, जितनी लिमिटेशन होंगी उतना Sn देख लिया जाएगा। कैसे, देखिए स्लैक वेरिएबल का मतलब खाली, स्पेयर रिसोर्सेस। स्लैक वेरिएबल रिप्रेजेंट स्पेयर रिसोर्सेज। ये क्या होगा देखिएगा, द कोफिशिएंट
ऑफ स्लैक वेरिएबल, द कोफिशिएंट मतलब उसकी जो वैल्यू होगी ऑफ स्लैक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 0। 0 का मतलब कि अगर कोई रिसोर्सेज स्पेयर रह जाते हैं, स्लैक वेरिएबल में रह जाते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, वो 0 हो जाएगा। एंड इन कांस्टेंट इक्वेशन इज 1। 1 का मतलब 1 क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को लिखते हैं। एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैथमेटिकली और कॉन्सेप्ट वाइज सही हो, उसके साथ मैं आपको आगे लेके बढ़ता भी हूँ, समझाता भी हूँ। टाइम लगेगा, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा आपको। स्लैक वेरिएबल वाला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। तो भाई मान लो प्रॉफिट पर यूनिट आपको दे रखा है, 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी। एग्जाम्पल है ए और बी 2 प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया, 2 प्रोडक्ट हैं। हमें प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट है। ए का 80 रुपीज़ है, बी का भाई 60 रुपीज़ है, ठीक है जी यहाँ तक। अब इसके बाद इनको बनाने के लिए 2 डिपार्टमेंट है, पी और क्यू, उसके अंदर आवर्स दे रखे हैं, वो लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट है भाई, डिपार्टमेंट के बाद उनके ए और बी बनाने में यूज होते हैं, और अवेलेबल आवर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। टोटल अवेलेबल आवर्स क्या है वो भी यहाँ पर हमें दोस्तों उन्होंने दे रखे हैं। डिपार्टमेंट एक पी है और एक क्यू है दोस्तों। पी ए को बनाने में 4 और इसको 2 और 60 मैक्सिमम है। क्यू इसको 2 इसको 4 और 48 मैक्सिमम है, 48। सेलेक्ट द बेस्ट मिक्स, कहता है सेलेक्ट दी बेस्ट मिक्स, ये कहता है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूलेशन करेंगे, इसका फॉर्मूलेशन देखिएगा। फॉर्मूलेशन में आप क्या करते हैं, आपको पता है 2 वेरिएबल हैं, ए और बी प्रोडक्ट है, तो आप x1 एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट्स, x1 एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम करेंगे फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद एक मैक्सिमाइज जेड होगा। मैक्सिमाइज जेड में आप क्या करेंगे, जो उनके प्रॉफिट हैं उसको x1 और x2 के अंदर लेके आएंगे। 80x1 60x2, लेकिन ये सब्जेक्ट टू रहेगा क्या, सब्जेक्ट टू क्या, सब्जेक्ट टू 4x1 पी वाले का, 2x2 लेस देन इक्वल टू 60, और दूसरा 2x1 4x2 लेस देन इक्वल टू 48, और वो तो वही है, ये x1 और जो x2 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो दोस्तों इनइक्वलिटी का साइन है, हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल कैसे होगा देखिएगा, देखो कैसे हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी स्लैक वेरिएबल ऐड इंट्रोड्यूस करने के बाद। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, देखिएगा भाई, एक तो है मैक्सिमम जेड। ओके, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 80x1 है, 80x1 है, 60x2 है, 60x2 है, प्लस
0s1 प्लस 0s2, क्योंकि दो ही लिमिटेशन है तो स्लैक वेरिएबल भी दो होंगे। अब सब्जेक्ट टू क्या होगा, 4x1 प्लस 2x2 प्लस 1s1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P डिपार्टमेंट के कोई भी अवर्स खाली रहते हैं तो S1 में आ जाएंगे और इक्वल टू 60। और दूसरा 2x1 प्लस 4x2 प्लस 1s2, S1 का सेकंड में कोई काम नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा ये 48। और ये जितने भी x1 हो, x2 हो, s1 हो, s2 हो, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। ये स्लैक वेरिएबल जब कांस्टेंट में ऐड हुए तो इसका मतलब ये है कि 60 में से x1 और x2 में जो यूज नहीं होंगे वो s1 में चले जाएंगे, स्पेयर रह जाएंगे, उससे हमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इस 48 में से x1 x2 में जो यूज होने के बाद बच जाएंगे इन केस, तो वो s2 में चले जाएंगे। तो ये हमने एक दो वेरिएबल अलग से स्लैक ऐड किए हैं। अब ये हो गया जी, स्लैक वेरिएबल आपने ऐड कर दिया सिंप्लेक्स मेथड में। स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद चीज़ें आपकी ऐसे दिखेंगी। अब इसके बाद आएगा स्टेप 2। सिंप्लेक्स मेथड में स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 होता है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सिंप्लेक्स टेबल। टिल फाइनल सॉल्यूशन। अब ये सारा पॉइंट यही है कि भैया सिंप्लेक्स टेबल क्या होती है, कैसे बनेगी, इसके बारे में दोस्तों आपको मेरे साथ एक एक करके बहुत सारी बातें लिखनी है और धीरे धीरे समझनी भी है। ठीक है जी, अब सारा यही चलता रहेगा जी, ठीक है ना। हमने इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब पहले मैं इस सिंप्लेक्स टेबल का आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं और सारी बातें लिखवा देता हूं, फिर एक एक करके विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया जाएगा। देखिएगा फॉर्मेट। तो दोस्तों कोई भी फॉर्मेट होगा, सबसे पहले यहां पर लिखना वहां पर प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। इसके बाद आएंगे वेरिएबल्स, यहां पर वेरिएबल्स आ गए। फिर उनकी क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी के बाद प्रॉफिट ऑफ वेरिएबल जो भी हमारे पास हैं, प्रॉफिट्स वेरिएबल के, जैसे x1, x2, एक s1, एक s2, इस तरीके से। और लास्ट में एक आएगी रिप्लेसमेंट रेशियो। ये हर उसमें आना है रिप्लेसमेंट रेशियो। इस तरीके से आप अपनी टेबलें बनाएंगे। जैसे अगर मैं अपने उस एग्जाम्पल में देखूं तो आप क्या करेंगे, हमेशा जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट होगी वो हमेशा स्लैक वेरिएबल से होगी, क्योंकि अभी सारे के सारे रिसोर्सेज खाली हैं। तो जीरो प्रॉफिट S1 S2 खाली हैं जी रिसोर्सेज सारे के सारे। उनकी क्वांटिटी कितनी है वो भी लिख लीजिए, उनकी क्वांटिटी कितनी है आप वो भी लिख लीजिए। इसकी 60 है, इसकी 48 है। अब जो ये स्पेयर रिसोर्सेज हैं इनको यहाँ पर x1 में लिखिए कितना यूज होते हैं, ये 4 यूज होते हैं, 2 यूज होते हैं, S1 में 1, ये 0, S2 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये 2 यूज होते हैं, ये 4,
S1 S2 में 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमेशा आप पहली टेबल आप ऐसे बनाएंगे। अब इसके बाद ये एक फॉर्मेट है जो आपको देखना है। अब इस फॉर्मेट के बाद एक निकलेगी NER वैल्यू, नेट इवैल्यूएशन रो वैल्यू। अब बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं सब लिखवाऊंगा, पहले आप इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लें। इस तरीके से चीज़ें कुछ चलने वाली हैं फॉर्मेट के फॉर्म में। देखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ ये टेबल। तो लिखेंगे फ्रॉम ए टेबल, जो ऊपर आपने टेबल है, फ्रॉम ए टेबल वी फाइंड आउट NER वैल्यू। NER वैल्यू का है नेट इवैल्यूएशन रो। नेट ये क्या होती है, कैसे निकलती है, देखेंगे अभी। इवैल्यूएशन रो NER, फ्रॉम ए टेबल वी फाइंड आउट नेट इवैल्यूएशन रो वैल्यू, NER वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। ये NER वैल्यू कैसे निकलती है वो देखेंगे। ये जो वेरिएबल है ना 4, 1 2 3 4, सबकी हम यहाँ पर NER वैल्यू निकालेंगे, नेट इवैल्यूएशन रो वैल्यू निकालेंगे। NER वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। NER वैल्यू निकल के कैसे आएगी, बात ही बात है, अभी निकालेंगे। अब इसके बाद ये NER वैल्यू जो निकल के आएगी, कैसे निकलेगी अभी देखेंगे। अभी बस ये समझो कि अगर ये NER वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो दैट मीन्स हमें एक न्यू टेबल बनानी पड़ेगी। और अगर ये 0 और नेगेटिव है वेरिएबल की NER वैल्यू, तो दैट मीन्स अब फर्दर टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ चुका है। कैसे देखिएगा, इफ NER value of all variables are 0 or negative, if NER value of all variables are 0 or negative, अगर 0 और नेगेटिव हैं, अगर वो 0 और नेगेटिव हैं, then the solution is optimum। अगर 0 और नेगेटिव है तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम है। अगर वो नेगेटिव नहीं है या 0 और या नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है 10 5 7, तब क्या करेंगे, if it is a other than 0 और नेगेटिव NER वैल्यू, अगर वो 0 और नेगेटिव से अदर देन है, देन हम सिलेक्ट करेंगे। कैसे अभी बता दूंगा। सिलेक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव, देन सिलेक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव। अभी ये समझ आएगा, लिख लो, फिर एग्जांपल से कंपेयर कराऊंगा। NER वैल्यू, देन सिलेक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव NER वैल्यू। देखिएगा, यहां तक पहले की बात मैं आपको बताता हूं। हमें यहां पर दोस्तों NER वैल्यू यहां से निकालनी है। ये देखिए,
एन ईयर वैल्यू निकलती कैसी है बता देता हूँ। एन ईयर वैल्यू का मतलब है, अभी ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं S1 S2 सब पेयर हैं, बिल्कुल खाली है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें x1 और x2 बनाने में, तो हमारा क्या बेनिफिट का नुकसान होगा और क्या बेनिफिट अचीव होगा, इसका हमें नेट इवैल्यूएशन करना है। ठीक है जी। अगर ये एन ईयर वैल्यू 0 और नेगेटिव है तो देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑप्टिमम नहीं है, फिर कुछ और करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि भैया ये एन ईयर वैल्यू निकलेगी कैसे। तो एन ईयर वैल्यू निकलेगी कैसे पहले यहां समझ लो, फिर लिख लेना। एन ईयर वैल्यू निकालने के लिए x1 की, इसका प्रॉफिट आपको यहां पर लिखना होगा 80, इसका 60, इसका 0, इसका 0। तो अगर x1 की 81 यूनिट बनाओगे तो बेनिफिट होगा 80। 4 ये लगाने पड़ेंगे, 0 है यहां पर तो 0, मतलब अगर मैं इस 60 में से 4 यूनिट लगा भी दूंगा तो हमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला। 4 इंटू में 0 0, 2 इंटू में 0 0, तो इस 80 में से 0 गया, यहां पर आएगी 80 वैल्यू। 60 में से माइनस करें, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, ये आएगी 60। इस 0 में से 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, ये 0, ये 0। एन ईयर वैल्यू कैसे निकल गई मैं आपको बता देता हूं। देखो एन ईयर वैल्यू कैसे निकली बता देता हूं। एन ईयर वैल्यू कैसे निकली है x1 की आपको बताता हूं, देखिएगा आराम से। एन ईयर वैल्यू x1 की कैसे निकली है, सिंपल। x1 में 80 का प्रॉफिट हम कमाएंगे और 4 रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, 0 का लॉस है, प्लस 2 रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, 0 का ही लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब अगर हम स्पेयर रिसोर्सेज को x1 में जाके लगाते हैं तो 80 नेट बेनिफिट हमारा होगा। x2 और S1 S2 तो हमेशा 0 होंगे वहां पे। 60 का प्रॉफिट होगा, लेकिन कुछ S1 S2 में से निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है। S1 S2 का प्रॉफिट अभी 0 है, तो वहां से निकालने से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 4 इंटू 0, यही है जी, यही है जी। ठीक है, तो ये नेट क्या आएगा 60। दिस इज द एन ईयर वैल्यू। एन ईयर वैल्यू का मतलब जो रिसोर्सेज हम एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा रहे हैं, वहां से बेनिफिट क्या होगा वो ले लो, उसमें से जो बेनिफिट का लॉस होगा वो माइनस कर दो। वो अलग बात है कि पहली टेबल में लॉस ऑफ बेनिफिट 0 होगा। लॉस ऑफ बेनिफिट S1 S2 का जो स्पेयर वेरिएबल है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है, तो ये आ गया। अब हमने देखा कि यहां पर ये सारी वैल्यू 0 और नेगेटिव नहीं है, तो उसका मतलब ये ऑप्टिमम नहीं है। ये टेबल 1 के बाद अब टेबल 2 भी बनानी पड़ेगी, एडजस्टेड सिंप्लेक्स टेबल। लेकिन ये कैसे होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हाईएस्ट एन ईयर वैल्यू होती है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये है हाईएस्ट 80। तो ये जो हाईएस्ट है ये बन जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल का मतलब सबसे पहले हम अपने स्पेयर रिसोर्सेज को x1 के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। x1 के अंदर यूज करेंगे कैसे, इस बात को लिखवाते हुए देन मैं आपको आगे लेके चलता हूं, देखिएगा कैसे। सिलेक्ट द मैक्सिमम पॉजिटिव एन ईयर, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव एन ईयर। इसके बाद द वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा अगेंस्ट द वेरिएबल अगेंस्ट दिस कॉलम, वो जो 80 वाला था, द वेरिएबल अगेंस्ट दिस कॉलम इज इनकमिंग वेरिएबल। उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, इनकमिंग वेरिएबल दोस्तों ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, और वहां पर एक साइन लगा देंगे, मार्क हेयर, इस तरह का इनकमिंग साइन। ठीक है जी,
जैसे ये देखिएगा, हम यहाँ पर गए और हम इनकमिंग, ये साइन मैंने पहले लगा दिया, ठीक है जी। अब नई टेबल बनानी है, नो डाउट बनानी है भाई। अब बात ये आती है कि इनकमिंग जो एक्स है वो आएगा अब S1 S2 की जगह। अब लेकिन आएगा तो सही, लेकिन जाएगा कौन? S1 S2 में से कौन सा जाएगा? तो हम एक काम करते हैं कि अगर S1 पूरा लगा दें X1 में तो कितनी यूनिट बना पाओगे? 60 है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो इनकमिंग वेरिएबल होता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं 4 2 उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जैसे रिप्लेसमेंट रेशियो निकालो, 60 डिवाइड बाय 4 15 यूनिट बन पाएंगी, 48 डिवाइड बाय 2 24 यूनिट बन पाएंगी। S1 कहता है मैं मैक्सिमम 15 यूनिट बना पाऊंगा X1 की, S2 कहता है मैं मैक्सिमम 24 बना पाऊंगा। तो यहां पर जो रिप्लेसमेंट रेशियो मिनिमम होगी वो आउटगोइंग वेरिएबल होगा। क्यों? अगर आप 24 यूनिट बनाना पसंद करते हो तो S1 वहां पर अपने रिसोर्सेज पूरे लगा ही नहीं पाएगा, लेकिन S1 अगर 15 बनाने के लिए तैयार है, 15 बन जाएंगी, तो X2 तो 24 बनाने के लिए रेडी है, तो 15 तो इजीली बना ही देगा। तो इसका मतलब X1 रिप्लेस हो जाएगा S1 से। आउटगोइंग कौन बनेगा? जिसकी रिप्लेसमेंट रेशियो कम होगी। तो इस बात को भी लिखवाता हूं, देखिएगा कैसे लिखो, एक बार समझो, 1-2 बार देखना पड़ेगा, बार बार देखो, 1000 बार देखो, तब जाके चीजें समझ आएंगी। अब इसके बाद इनकमिंग वेरिएबल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड द क्वांटिटी, डिवाइड द क्वांटिटी बाय कोएफिशिएंट, जिससे कि आपकी रिप्लेसमेंट रेशियो निकल के आ जाए ऑफ दिस कॉलम। ऑफ दिस कॉलम का मतलब इनकमिंग के। डिवाइड द क्वांटिटी बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस कॉलम, और हम क्या करेंगे? फाइंड रिप्लेसमेंट रेशियो, और हम क्या करेंगे जी? रिप्लेसमेंट रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और वो वेरिएबल, द वेरिएबल जिसकी रेशियो मिनिमम होगी वो आउटगोइंग वेरिएबल होगा। द वेरिएबल अगेंस्ट विच रिप्लेसमेंट रेशियो, द वेरिएबल अगेंस्ट which replacement ratio is minimum is outgoing variable। तो एक हो गया इनकमिंग वेरिएबल, एक हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एक न्यू टेबल बनाएंगे। Now form a new table, and repeat करेंगे the above work till NER value become 0 या क्या नेगेटिव। अब बात ये आती है कि भैया ये सेकंड टेबल कैसे बनेगी, तो देखिएगा जो टेबल 1 बनी थी अब टेबल 2 बनने जा रही है। फॉर्मेट वही रहेगा क्या? यहां पर प्रॉफिट पर यूनिट, कुछ वेरिएबल उनकी क्वांटिटी,
फिर उनके प्रॉफिट यहाँ पर, फिर रिप्लेसमेंट रेशियो आर आर, X1 X2 S1 S2 80 60 0 0। अब पहली टेबल कैसे बनाई थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब दूसरी टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो इनकमिंग वेरिएबल है वो लेके आना है। X1 है तो यहाँ पर किसकी जगह, S1 की जगह है ना, तो उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा ये 80, यहाँ पर आ गया वेरिएबल कौन, X1 आ जाएगा। अब जो लाइन आप करेंगे, वैसे याद रखने के लिए बता देता हूँ, जो ओल्ड टेबल में पूरी की पूरी रो वैल्यू होगी उसको कोफिशिएंट जो 4 वैल्यू थी उससे डिवाइड कर देना है। जैसे ये देखो पुरानी टेबल, पुरानी टेबल में ये इनकमिंग है या आउटगोइंग, ये है 4। इस 4 से आप इस पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नई टेबल में, देखिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर नई टेबल में 15। इसका मतलब अब इसकी क्वांटिटी 15, पूरी 60 लगा के आप 15 ही कर पाएंगे। और 4 को यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 1/4, जो भी आ रहा लिखते जाओ, यहाँ पर 0। अब जो S1 है, S1 अभी रहेगा, हाँ उसका 0 प्रॉफिट, ये 0, ये S2। अब S2 की नई वैल्यू क्या होगी, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको मेरे साथ देखना होगा। S2 की नई वैल्यू क्या होगी, इस बात को मैं लिखवा भी देता हूं आपको, इस बात को मैं आपको लिखवा भी देता हूं कि हमारे इस एग्जाम्पल में देखेगा न्यू वैल्यू ऑफ X1, न्यू वैल्यू ऑफ X1 क्या है मैं आपको बता देता हूं। द होल लाइन, ये सारी बातें लिख के रखो जिससे कि आपको बाद में जब रिवाइज करना चाहें तो हो जाए। लो लाइन डिवाइडेड बाय द सेल वैल्यू एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, जो इनकमिंग और आउटगोइंग का इंटरसेक्टिंग होगा। जैसे हमारे में 4 था तो हमने उस 4 का यूज करके सभी को डिवाइड कर दिया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, इनकमिंग, लिख लो इस बात को भी, एंड आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इनकमिंग, इट इज की पॉइंट। और याद रखने के लिए वो हमारे इसमें क्या है 4 है, तो हमने उसको सारा के सारा डिवाइड कर दिया। अब न्यू वैल्यू ऑफ S2 क्या होगी, मतलब जो इनकमिंग होगा उसकी तो वैल्यू को इंटरसेक्टिंग से डिवाइड कर देना, लेकिन अदर देन जो होंगे उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, जो उनकी ओल्ड वैल्यू है वो लिख लेंगे, जो ओल्ड वैल्यू है वो लिख लेंगे। ओल्ड वैल्यू ऑफ S2 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या थी ओल्ड टेबल में वैल्यू, उसको लिख लो। 48 थी, ठीक है, क्वांटिटी 2 थी, 4 था, 0 था, 1 था। उसमें से आप लेस करेंगे दोस्तों। लेस क्या करना है, अब क्या है X1 क्वांटिटी बनने जा रही है, तो हम ये देखेंगे कि X1 बनाने में S2 जो लगता है वो बाकी सब हटा दो और रिमेनिंग जो बचे वो S2 में रहने दो। तो लेस करेंगे, जो उसका कोफिशिएंट है ना 2 इंटू में न्यू रो वैल्यू ऑफ X1, क्योंकि X1 बनाने में S2 2 कोफिशिएंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू 15 था, 15 बनने जा रहा है न्यू रो वैल्यू में, तो ये 15 दूनी 30, 30 माइनस जो नई रो वैल्यू है वहां पर 1 माइनस 1 2, इस तरीके से ये 1, ये 1/2। ये चेक कर लेना आप। मैंने क्या करा, जो X1 की नई वैल्यू आई है
ये देखिएगा यहाँ पर आई है, ये 15, 2 से मल्टीप्लाई 30, 1 से मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 0, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 सेकेंड, 2 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 0 को करेंगे, 0 में से 2 × 0 तो 0 ही होगा, तो ये 0, तो ये प्लस माइनस देख लेना भाई। अब ये माइनस करो, यहाँ पर आया 18, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया माइनस का 1/2, यहाँ पर आया 1, ठीक है। 18 0 3 माइनस 1/2 1, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे कितना था 18, फिर 0, फिर 3 माइनस 1/2, फिर 1। अब इसके बाद दोबारा से इसकी NER वैल्यू निकलेगी, दोबारा से इसकी NER वैल्यू निकलेगी, क्वांटिटी की नहीं, वेरिएबल की ओनली। ये तो 18 रहने दो। अब वेरिएबल कैसे देखो, 80 में से माइनस करो, 80 × 1 80, 0 × 0 0, तो 80 में से 80 गई, ये क्या आ गई 0। अब 60 में से माइनस करो, 1/2 × 80 40, 3 × 0 0, तो 60 में से 40 गई, कितना आया 20, 0, 1/4 20, ये 0 0, तो 0 - 20 माइनस का 20, 0 0 और 0, ये 0 का 0। फिर अगेन एक 20 पॉजिटिव है, तो इस पे इनकमिंग, इसका जो कोफिशिएंट है उससे आप 15 डिवाइड बाय 1/2, 30 आएगी रिप्लेसमेंट रेशियो, 15 डिवाइड बाय 1/2 30 आ जाएगा ना यहाँ पर, और 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3 6। तो लोअर क्या है जी, लोअर क्या है जी, ये आपको देखना पड़ेगा। न्यू टेबल में हम थोड़ा चलते हैं। लोअर क्या है 6, यस, तो दिस इज द आउटगोइंग, दिस इज द इनकमिंग, और ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग। तो x2 इज द इनकमिंग, s2 इज द आउटगोइंग। तो यहां पर लेके आते हैं और x1 की वैल्यू अदर इनकमिंग आउटगोइंग की तरह निकाल लेंगे। आइए एक नई टेबल बनाओ, टेबल 3। ये तब तक टेबल बनती रहेगी जब तक सारी के सारे वेरिएबल की NER वैल्यू 0 और नेगेटिव नहीं आ जाती। अब इसके बाद प्रॉफिट पर यूनिट यहाँ पर आएगा, ठीक है जी, प्रॉफिट पर यूनिट। उसके बाद वेरिएबल आएंगे, यस आएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। उसके बाद क्वांटिटी आएंगी, हाँ आएंगी क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद फिर उनके प्रॉफिट्स आएंगे, यस आएंगे। x1 x2 s1 s2 और रिप्लेसमेंट रेशियो आएगी, यस आएगी। अब जो इनकमिंग है पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर x1 तो रहेगा, अभी देखेंगे। x2 आ गया। अब जो भी इनकमिंग वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए बस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है, आप उसको सीधा उठा के डिवाइड कर देंगे। तो सीधा उठा के डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड। वेरिएबल, ओहो वेरिएबल प्रॉफिट 80 60, x1 x2 इनकमिंग, डिवाइड कीजिए। 18 को 3 से 6, 0 को 3 से 0, 3 को 3 से 1, 1/2 को 3 से डिवाइड। टेबल 3 बनने जा रही है ना। 1/2 को 3 से डिवाइड, माइनस का 1/6 और 1/3। अब x2 की नई वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 की जो ओल्ड वैल्यू है वो लिख लो, जो ओल्ड वैल्यू है x1 की वो लिख लो। देखो, न्यू वैल्यू ऑफ x1, तो ओल्ड वैल्यू लिखनी पड़ेगी
उसमें से लेस करना पड़ेगा जो भी उसका कोफिशिएंट है। उसका कोफिशिएंट है दोस्तों 1/2। 1/2 इंटू में न्यू वैल्यू ऑफ x2, क्योंकि जो इनकमिंग वेरिएबल है उसकी न्यू वैल्यू को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो आइए दोस्तों क्या वैल्यू है उसे हम लिखते हैं ओल्ड वैल्यू 15। ओके 15 1/2 ये देख लेना आप 1/4, ठीक है जी, और 0 है, ठीक है। अब 1/2 और x2 की न्यू वैल्यू, x2 की न्यू वैल्यू क्या आई है 6, तो 6 का 1/2 3, 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा 1/2। 1 इंटू 1/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस, ठीक है ना। माइनस का 1/6 तो 1/12, माइनस का 1/12। हाँ ये थोड़ा ध्यान से भैया कैलकुलेशन। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया 12, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1/3, चेक कर लेना। यहाँ पर आ गया माइनस का 1/6, तो ये वैल्यू वहाँ पर जाके लिख दे 12 1 0, 12 1 0, क्वांटिटी में 12 1 0, 1/3 और माइनस का 1/6, 1/3 माइनस का 1/6। एन ईयर वैल्यू निकालिए। 80 इज द प्रॉफिट, 60 इज द प्रॉफिट, 0 0, तो 80 में से 80 80 0, ये आ गया 0। 60 में से 0 0 0, 60 0, 0 में से 80 का 1/3 जो भी आएगा, और मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है। अब एन ईयर वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव आ चुकी हैं। अब फर्दर टेबल बनाने की जरूरत, रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने की जरूरत, इनकमिंग और आउटगोइंग आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल एन ईयर वैल्यू आर नेगेटिव और 0, hence solution is ऑप्टिमम। और जो भी क्वांटिटी आ रही है वो आ जाएगी। यूनिट्स कितनी आ जाएंगी, x1 आ गई, x2 आ गई, तो जो यूनिट्स आ रही हैं लास्ट टेबल में 12 6, तो ये 12 और ये 6। दिस इज द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अभी आप कुछ ना करें, जितनी बातें मैंने लिखवाई हैं एक बार आप इसे दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, फिर आगे का काम आप करेंगे। और अगर मैं आपको प्रॉफिट बताना चाहूँ तो प्रॉफिट कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 80 प्रॉफिट 12 यूनिट और 60 प्रॉफिट 6 यूनिट। और आप डिपार्टमेंट पी और क्यू के लेबर आवर्स भी इनके ऊपर अप्लाई करके देख लो, जो टोटल लेबर आवर्स है उससे ज़्यादा इसमें यूज नहीं होंगे। तो 12 80 इस सब मिला के आएगा 1320। ये भी आप ज़रा चेक कर लेना और आवर्स की कंडीशन भी चेक कर लेना। एक बार दोबारा से इस सिंप्लेक्स को देखें, देन उसके बाद हम ग्राफिकल और फर्दर आगे की चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों।